दर्शकों नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के साहित्य के कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो इदम न मम की भावना से जीवन जीते हैं। इदम न मम का अर्थ है अपना लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन जीना। आपकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेकों कृतियों के संपादक रहे हैं, आपने अनुवाद किया है। आप भारत सरकार के प्रतिष्ठित विवेकानंद सम्मान से सम्मानित हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिंदी सेवी सम्मान से भी आपको अलंकृत किया गया है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं वरिष्ठ चिंतक, विचारक, संपादक, लेखक, साहित्यकार और युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय श्री श्रीधर पराड़कर जी से। नमस्कार सर। बहुत सबको। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने एक वाणिज्य के विद्यार्थी को, चूंकि आपने वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया है, एक वाणिज्य के विद्यार्थी को साहित्य की ओर रुचि आई और साहित्य की ओर अपने काम को बढ़ाया? साहित्यकार बनने के बारे में तो सोचा भी नहीं था कभी, लेकिन साहित्य में रुचि थी पढ़ने की बचपन से ही, और खूब पढ़ा। लेकिन जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जिम्मेदारी दी गई मेरे को, तब साहित्यकारों के बीच उठना बैठना था। तो उस समय ये अनुभूति हुई कि साहित्य को गहराई के साथ समझना भी पड़ेगा, और अगर अपन कुछ लिखेंगे तब इनको जो एकत्र करने का, इनको प्रेरित करने का काम है, वो अपन ठीक ढंग से कर पाएंगे, तभी अपनी बात का वजन आएगा उसमें। और इसलिए साहित्यकार, मूलतः साहित्यकार न होते हुए भी साहित्य प्रेमी भर था, पाठक था साहित्य का, साहित्य की ओर मुड़ा। आपकी कृतियाँ जो हैं वो इतिहास से भी संबंधित है, भूगोल से भी, सामाजिक पृष्ठभूमि से भी, और साहित्य से तो है ही। और आपकी कृतियों में जो पात्र हैं उसमें राष्ट्र संत भी हैं, राष्ट्र के वीर पुरुष भी हैं। तो आप अपनी कृतियों में जो चरित्र हैं उनमें आपका सबसे सर्वाधिक चरित्र कौन सा प्रिय? एक जो साहित्य लिखा जाता है वो सीधा ये होता है कि अपने मन में कोई उपलब्धि हुई है और इसलिए हम साहित्य लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं। एक ये होती है कि उस चीज की जरूरत है इसलिए हम उसको लिखने जा रहे हैं। तो एक समय था जिस समय भ्रष्टाचार और देशद्रोह बड़ी मात्रा में एक साथ दिखाई दे रहा था। सरकार के द्वारा तो भ्रष्टाचार के सारे आ ही रहे थे नेताओं के द्वारा, लेकिन बड़े बड़े सैनिक अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। बड़े 7-8 जनरल पकड़े गए थे। विदेश में वो उपसचिव थी, पाकिस्तान में वो भारत के साथ जासूसी में लिप्त पाई गई, IAS होने के बाद भी। तो मन में प्रश्न आया कि अगर गरीब जिसके पास कुछ नहीं है वो भ्रष्टाचार करे तब तो समझ में आता है, लेकिन जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और उसके बाद अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इसका कारण केवल पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं है। तो इनके सामने आदर्श नहीं होना है। तो ऐसा कौन सा आदर्श हो सकता है कि जिसने अपने देश के लिए सब कुछ खोया है, जिसके पास सबका था, सत्ता पूरी उसके हाथ में थी, फिर भी उसने खोया। तो ढूंढने के बाद मुझे खंडो बल्लाल का चरित्र मिला कि जिसने 3 बार अपनी पूरी संपत्ति कुर्बान की, अपना लड़का कुर्बान किया, अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, और उसके पिता को हाथी के पैरों के ने कुचलवाया गया, उसके दादा को बोरे में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था। इस सब के बाद जो उसकी राष्ट्र निष्ठा लगी, तो मैंने कहा ऐसा चरित्र सबके सामने आना चाहिए, इसलिए खंडो बल्लाल को लिखा। हम जब इसमें पढ़ते हैं खंडो बल्लाल आपकी जो कृति है, तो इसमें जैसे महाराणा प्रताप जी हैं, शिवाजी जी हैं, तो इनके चरित्र को, इनको पढ़ने के लिए बहुत सा विषय वस्तु उपलब्ध है, लेकिन खंडो बल्लाल से लोग अछूते थे, जानकारी नहीं थी। आपकी किताब के माध्यम से उनकी जो लोकप्रियता एक तरीके से लोगों के प्रकाश में आई। तो आपको अनुसंधान में किस तरीके का इसमें संघर्ष करना? आपका प्रश्न एकदम सही है। खंडो बल्लाल उतना बहुचर्चित पात्र नहीं है, और इसलिए उनके ऊपर लिखा जाना कि बहुत
लोगों ने आवश्यक भी नहीं समझा। तो पहला तो ये कि ये केवल महाराष्ट्रीय इतिहास में स्थान नहीं पा सका नाम, ये केवल महाराष्ट्र के इतिहास में रहा। फिर दूसरा, इनका जो कालखंड है वो शिवाजी के बाद का है। तो शिवाजी के साथ के जो चरित्र थे वो तो बड़े नाम पा गए, लेकिन जब बड़े नाम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है तो उसकी भी प्रसिद्धि होती है। लेकिन ये रहे संभाजी के समय, ये राजाराम के समय, जो मराठा साम्राज्य का ढलता काल था, और इसलिए उसमें इनकी बहुत चर्चा नहीं हो पाई। तो इनके ऊपर लिखा गया भी बहुत कम है, और इसलिए केवल मराठी में मिलना संभव था। तो मराठी के इतिहास की पुस्तकों में भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ काफी ढूंढने के बाद बहुत स्थानों पे ढूंढना नहीं मिला, लाइब्रेरियों में नहीं मिला। तो एक पाठक के घर पे एक नाटक और एक पाठक के घर पे एक छोटी जीवनी, ये दो मिली। उसकी फोटो कॉपी करके उन्होंने मेरे को महाराष्ट्र से भेजी थी। उसको आधार पर बनाकर ये चरित्र पूरा खड़ा किया। इसमें तारीख वगैरह कम दी है, लेकिन है पूरा इतिहास। मतलब उसको प्रमाणित इतिहास तो नहीं कह सकते, लेकिन 100% इतिहास के नजदीक है वो। पात्र सही है, घटनाएं सही हैं, उनके जो आपस की चर्चा है वो मेरी है। आपकी एक और बड़ी लोकप्रिय किताब है जोगेंद्रनाथ मंडल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस किताब में भी वही मैं इसको शामिल करना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से तो सभी भारतीय परिचित हैं, हमारे संविधान निर्माता हैं, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को भारतीय नहीं जानते। तो इस किताब के माध्यम से आप क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं? इस पुस्तक को लिखने का भी मुख्य कारण यही था कि जिस समय हमारे देश में सीएए का विचार आया, तो एक भाषण में मोदी जी ने कहा कि अगर आज जोगेंद्रनाथ मंडल होते तो क्या उनके साथ भी आप यही व्यवहार करते? वो नाम मैंने सुना तो 2-3 मंडल मेरे को भारतीय इसके ध्यान है, बीपी मंडल और ये सब। लेकिन मैंने कहा ये तो सब कोई इससे संबंधित नहीं, ये नाम नया है जोगेंद्रनाथ मंडल। तो फिर जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की, महाराष्ट्र से कुछ किताबें मंगाई, कुछ बंगाल से मंगाई। तब ध्यान में आया कि खेल तो पूरा उल्टा है। अंबेडकर को राजनीति में स्थापित करने में, अंबेडकर में प्रतिभाएं थी, वो अपनी प्रतिभा से आगे बढ़े थे, लेकिन भारतीय राजनीति में जो उस समय कांग्रेस और बड़े नेता थे ने उनको पूरी तरह रोक दिया था। सरदार पटेल ने तो लिखा भी है, कहा भी है, उपलब्ध है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए हमने दरवाजे नहीं, रोशनदान और खिड़कियां भी बंद कर दी है ताकि वो अंदर प्रवेश ना कर सके। ये कांग्रेस की भाषा थी। योगेंद्रनाथ मंडल उन्हीं की तरह बड़े प्रसिद्ध वकील थे, उन्हीं की तरह दलित नेता भी थे, और दलित होने के बाद भी वो सामान्य जो सीट होती है उससे चुनाव लड़ करके आते थे। इतनी उनकी वो प्रतिष्ठा भी थी। कष्ट उन्होंने वो सारे भुगते थे जो डॉक्टर अंबेडकर ने भुगते थे। और जब महाराष्ट्र से इनको हरवा दिया पूरी तरह, जमानत जब तक हरवा दी, तब डॉक्टर अंबेडकर को वो बंगाल लेकर के गए और वहां से उन्होंने जितवा करके इनको राज्यसभा का, उस समय राज्यसभा नहीं थी तो, लेकिन विधायकों के मतलब के द्वारा एंग्लो इंडियंस के अपने और बाकी दलों के लेकर के अंबेडकर को जितवा के उन्होंने संविधान सभा में भिजवाया। नहीं तो आज अंबेडकर नहीं होते। लेकिन देश की आजादी के पहले उनको मुस्लिम लीग ने, विशेष करके मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनको केंद्र में कानून मंत्री बनवाया था। स्वतंत्रता के पूर्व जो सरकार बनी थी उसमें, हाँ, तो उसको वो एहसान मानते थे और उनको आगे बढ़ने में मतलब जब जब जरूरत हुई तो कांग्रेस उनको साथ ले नहीं रही थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको किया साथ में। अम्बेडकर ने उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, मुसलमानों के साथ जाना ठीक नहीं। लेकिन वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते थे
वो सारे हिस्सा जा रहा था पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा जब मेरे मतदाता उधर जा रहे हैं तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। और कुछ जिले ऐसे थे जब उन्होंने तय कर दिया मैं जाऊंगा, तो जो नहीं जाने वाले थे वो इनके प्रचार के कारण वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान जाने के पक्ष में मतदान किया। तो 3 जिले इस कारण चले गए। लेकिन वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वो पहले कानून मंत्री वहाँ बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे, तो उनको वहाँ से भग करके आना पड़ा। तो एक प्रतिभा के एक स्तर के दोनों नेता, एक ने देश के लिए कार्य किया तो उसको आज सब लोग जानते हैं, और एक देश के विरोध में गया तो उसको आज जानने वाला अपने देश में कोई नहीं है। और सीए ऐसे लोगों के लिए बना था कि जो वहाँ चले गए थे और जिनको वापस आना। तो ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज बनेगा इन सब चीज़ों को, जानकारियों को समझते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से वो काम ऐसा हो गया, लोगों ने पसंद भी बहुत आया। और उसमें से एक बड़ा अच्छा संदेश कि हमारी प्रतिष्ठा प्रतिभा तभी काम आती है जब हम देश के लिए जीते हैं। अन्यथा अधिक होने के बाद भी योग्यता अगर वह देश के लिए नहीं है तो फिर इस प्रकार हमें अंधेरे के गर्त में जाना। आपने एक किताब का अनुवाद किया है, त्रिपाल की जिंदगी, जो कि घुमंतु जनजाति पर आधारित है। तो इस किताब में जो चीज़ कही गई उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनजातियों का किस तरीके से संस्कृति के संरक्षण में? भारत के जो सामाजिक संगठन है सारा, उसमें जो कृषि प्रधान था, जैसा हमारे यहाँ की रचना थी, उसमें निश्चित रूप से कुछ काम ऐसे थे जो रोज करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कभी कभी करने पड़ते हैं। अब अगर ऐसे लोग किसी एक जगह रहेंगे जिनकी योग्यता का उपयोग साल में 2 बार हमें एक बार करना है, जैसे मालूम बर्तन में कलई करना है, तो 2 साल में एक बार हम उसके पास बर्तन की कलई के लिए जाएंगे तो वो 2 साल क्या करेगा, भूखा रहेगा। और कुछ लोग एक ऐसा समझ, जैसे नाई, धोबी, मोची, कुम्हार, लुहार, इनकी जरूरत रोज पड़ती है खेती के और घर के उपयोग के लिए। तो इनको तो गांव में रहने के लिए व्यवस्था की, और वो काम करेंगे तो खेती नहीं कर पाएंगे तो उनका पेट कैसे पलेगा, तो उनके लिए बलूते की व्यवस्था की कि खेती ये करेंगे तुम उसमें हमारी सहायता करो, और जो फसल होगी उसमें से हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारा पेट चल जाए, और काम की थोड़ी मजदूरी दे दिया करेंगे। एक व्यवस्था ये थी। लेकिन कुछ ऐसे काम थे जो रोजमर्रा के नहीं थे, तो उनको करने वाला रहता तो मुसीबत में आता। तो उसके लिए दूसरा एक ऐसा सेटअप जमाया गया कि वो लगातार घूमते रहेंगे, और एक जगह रहेंगे तो उतनी योग्यता का आदमी हर जगह तो होगा नहीं, वो घूम घूम कर सब जगह वही बात पहुंचाए और उसकी समाज व्यवस्था करे। तो यहाँ इन 8 लोगों की व्यवस्था तो बलूते से की गई कि फसल का भाग दिया जाएगा, और इनके लिए किया गया कि ये जब दरवाजे पे आएंगे तो इनको बना बनाया भोजन देना है। तो ये कलई वाला, एक बर्तन ढलाई वाला था कि 2 साल में बर्तन टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, उनको गला करके फिर उपयोग करना, क्योंकि भारत की संस्कृति में यूज एंड थ्रो नहीं था, उसका हम बार बार कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। तो पीतल तांबे का बर्तन टूटा है तो गला करके फिर बना लेना। जो हमारे उपयोग है, चाकू है, छुरियां हैं, अन्य चीजें, उनको धार लगाना है, बर्तनों को कलई करना है, फिर फसल के बारे में जानकारी लेना है। तो वो नंदी बैल वाले आते थे, वो इसके विशेषज्ञ होते थे, वो गांव गांव जाकर बताते थे इस बार फसल कैसी होगी, किस तरफ ले जाना ठीक रहेगा। फिर एक लमान जाती थी जो आजकल ट्रांसपोर्ट वाले जो काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, वो ले जाने का काम करते थे। लेकिन इन सब लोगों के 2 काम थे, एक तो पेट पालने का काम था और दूसरा अंतर्निहित था जिसमें वो राज्य की सहायता करते थे। तो ये इनका पेट पलता था भविष्य बताने से और कृषि को ठीक रखने से। ये जो लमान थे, इनका 2 काम था कि सामान एक जगह से दूसरी जगह खच्चर, घोड़ा, गधा, ऊंट पे ढो करके ले जाना,
लेकिन बीच मार्ग में कौन कौन सी गतिविधियां चल रहे हैं, कौन से नए लोग दिख रहे हैं, कहाँ एकदम बस्ती बन गई है, इस सब की जानकारी शासन को देगा। तो लमानों का काम जासूसी का था। एक सिकलगर नाम की जाति है जो हथियारों को धार देती है, हथियार बनाते, दो है उसमें, एक हथियारों को धार देने वाले होते हैं, एक हथियार बनाने वाले होते हैं। तो उस समय के जो युद्ध होते उसमें दुश्मनों की छावनी भी लगती थी, अपनी भी होती थी, तो उनको भी हथियारों पे और हथियारों पे धार की जरूरत रहती थी, तो वो इनका उपयोग करते थे। तो दुश्मन की छावनी में जाकर उनको हथियार देना, हथियार पे धार देना, और गएंगे तो जानकारी तो सारी मिल ही जाएगी, और उस बहाने से बाहर आकर के वो सारी राजा तक अपने में जानकारी पहुंचाना। तो जासूसी का काम इनका भी था। एक नट हुआ करते थे पहले, तो वो रस्सी पे दिखाना, छड़ में से निकलना, मदारी के भी होते थे। तो ये भी घुमंतु लोग थे। इनका भी काम था कि उस समय मनोरंजन, टीवी, मोबाइल तो कुछ थे नहीं, तो वो ऐसे घूम के छावनियों में जाकर खेत मनोरंजन करते और अंदर की जानकारी लाकर पहुंचाते। बाकी समय में गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करना, कला का भाग दिखाना। तो वो जितना शरीर की उनकी लोच होती है, आज गोल्ड मेडल वाले की भी नहीं होती है। तो कलाओं का विकास, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति, देश की पूर्ति, इस दृष्टि से घुमंतु जनजातियों विकसित की गई थी। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो आज भी धर्म पे टिके हैं, वो देश से प्रेम रखते हैं, और जो पढ़ लिख गए हैं ये सब, इन्होंने धर्म छोड़ दिया है, रहन सहन, खान पान सब विदेशी हो गया है। वो आज भी उनको जो हमारी व्यवस्था है इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब पुलिस ने पकड़ा चोरी करने पर, पुलिस ने सजा दी कोर्ट ने, तो वो जेल जाकर के आएगा, लेकिन फिर उसको उनकी पंचायत सजा देगी, वो उसको भुगतनी पड़ेगी। वो जब तक नहीं लेगा तब तक उसको मान्य नहीं माना जाएगा। हर साल उनके साल में छोटी पंचायतों के 2 बार और 3 साल में 1 बार बड़ी पंचायत का सम्मेलन होता है, जिसमें पूरे देश के सब लोग उसमें जाते ही जाते हैं, और जो फैसले पूरे नहीं हो चुके होते हैं, अधूरे रहते हैं, उन सब का निर्णय वहाँ होता है और उसको माना ही माना जाता है। तो पूरे देश के एक समाज के लोग वहाँ जाते हैं, उनके देवताओं का होता है, और आज भी उसको 100% वैसा का वैसा ही मानते हैं, और उसमें स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का व्यवहार है। अब ये ठीक है कि जब आदमी कोई अपने को संगठित करने के लिए जकड़ के रखता है तो कुछ अंधश्रद्धा आ जाती है, परंपराओं का नहीं के हिसाब से बदल नहीं पाती, और हमने अपने को इतना बदल दिया कि सभी भूल गए, पूरा का पूरा। अब जनजातियों से अब फिर से हम लोग इतिहास की तरफ रुख करें। कहा जाता है राजनीति का धर्म, शिक्षा का धर्म, साहित्य का धर्म, लेकिन कोई भी नहीं था, कुछ भी इस विषय का ना लिखा गया, ना पढ़ा गया, ना कभी बात की गई। लेकिन आपने किताब लिखी साहित्य का धर्म। तो आज हम देखते हैं कि साहित्यकार जो है खुद के सुख के लिए लिख रहा है, अपने एक संतोष के लिए कि मैंने लिख दिया, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, 4 लाइक आ गए, मैं उसमें खुश हूँ। यदि किसी ने कुछ आपत्ति लिख दी तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँ। तो क्या साहित्यकार का धर्म ये होना चाहिए कि वह समाज के लिए लिखे और समाज की जितनी भी उसकी समीक्षा है उसको सुने और फिर उस पर सुधार करें? इसका एक भाग आपने कहा कि जो ये सोशल मीडिया जिसे बोलते हैं उसके ऊपर आता है, वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा वो साहित्य नहीं है। साहित्य अलग चीज होती है, वो केवल प्रतिक्रिया होती है। हमने किसी का कुछ पढ़ा, हमें अच्छा लगा तो हमने फॉरवर्ड कर दिया, हमने पढ़ा और हमको नहीं पसंद आया तो 2 लाइन में उसकी हमने प्रतिक्रिया दे दी। ये साहित्य नहीं होता। हमने कोई चीज देखी, हमको वैसी की वैसी हमने लिख दी, तो वो समाचार पत्र की रिपोर्टिंग हो गई, वो साहित्य नहीं होता। साहित्य ये होता है कि कोई घटना हमने देखी, उसका अच्छा या बुरा परिणाम हमारे मन पर हुआ, वो नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में जो वेदना जगी, उस वेदना के कारण हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, उन भावों को लिखना साहित्य होता है। वो जो लिखा जा रहा है वो उसमें ये कुछ भी चीज नहीं है उसमें।
उसमें न संवेदना है, न साहित्य है, न शब्द सामर्थ्य है। लिखते हैं और उनको लगा कि शब्द नहीं मिल रहा तो खटाक से अंग्रेजी का डाल देंगे, खटाक से मराठी का डाल देंगे। साहित्यकार का अर्थ होता है शब्द का भंडार होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ उपयोग होना चाहिए, हर एक शब्द का अपना अर्थ है, अपनी जगह है। अब जहाँ कीचड़ में से निकला हुआ बताना है तब हम उसको पंकज कहेंगे, जब हम उसको पानी में से निकला हुआ बताना है तब हम उसको नीरज कहेंगे। लेकिन अगर हम उसको सब जगह ही पंकज कमल लिख दें तो कोई मतलब नहीं है उससे। तो उस शब्द के अर्थ है और जिसमें से उसकी उत्पत्ति हुई है वही उसका उपयोग होना चाहिए। तो साहित्यकारी होना चाहिए, उसके ऊपर इन बातों को तो सोचे ही नहीं है अभी किसी के पास। एक सवाल और मेरे मन में नहीं, इसका दूसरा भाग ले गया साहित्य का धर्म। जी हाँ, साहित्य का धर्म जो आपकी किताब है उस पर। हाँ, धर्म का अर्थ जो आज प्रचलन में है कि पूजा पाठ, ये धर्म नहीं है। किसी मत संप्रदाय को मानना, मैं महावीर स्वामी को मान रहा हूँ, जैन हूँ, ये धर्म नहीं है। ईसाई, मुसलमान, ये कोई भी धर्म नहीं है। हिंदू तो है ही नहीं, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसके करने से हम बने रहेंगे। बताया धारणा धर्मों कहा था कि हम जिसको धारण करते हैं और जिसके धारण करने से हम बने रहते हैं, वो धर्म होता है। मतलब क्या किया जाना चाहिए, क्या किया नहीं जाना चाहिए, ये धर्म है। पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाकर बड़ा करना, ये धर्म है, पिता है ना। ऐसे ही पुत्र का भी धर्म है, ऐसे ही हर चीज का धर्म होता। अग्नि का भी धर्म है। अगर कल से अग्नि ठंडा करना चालू कर दे हाथ सामने रखने के बाद, तो वो अग्नि रहेगी क्या? पानी बहना बंद कर दे तो पानी नहीं रहे। इसलिए हर चीज का धर्म है। तो साहित्य कैसे बचेगा उसमें? तो साहित्य का धर्म क्या हो? तो आज की तारीख में दो विचारधाराएं चलती है हमारे यहाँ। एक विचारधारा है कि साहित्य साहित्य के लिए, उसका किसी चीज से कोई संबंध नहीं। कि हमको लगा, जैसा सोशल मीडिया के लिए कहा, तो जो मन में आया या हमको लगा कि हमको इनके विरुद्ध लिखना है, तो कुछ तो भी बना के कहानी उसमें इनको गो करके लिख दी। तो ये एक चीज हो गई। और एक होता है कि सोच समझ करके जो कुछ लिखा जाता है वो निरर्थक नहीं होता। हम जो भी लिखेंगे उसका अच्छा या बुरा परिणाम पाठक पर पड़ता ही है। कई बार लड़के कहते हैं ना कि हमने वो फिल्म देखी और हमें चोरी की बात याद आई, हमने वो पुस्तक पढ़ी और हमको हत्या की बात आई। तो अगर उसने हत्या की है तो इसका पाप किसके माथे है? फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माताओं के माथे। और अगर किताब से हुआ है तो लेखक के माथे। जैसे महाभारत सब पढ़ते हैं, रामायण सब ने पढ़ी है, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखा आज तक। 10,000 साल मान ले तो, या 2000 मानना हो, जितना मानना मान लो, लेकिन 2000 साल में किसी ने अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखा, शूर्पणखा नहीं रखा। इनका वर्णन है, बुराई का वर्णन है। जो आज हो रहा है वही तब होता था। वो बताया उन्होंने कि वो लड़की का अपहरण करके ले गए। महाभारत में भी वही है कि भरी सभा में कपड़े उतारे गए। जो हमारा वहाँ हुआ, मद्रास की विधानसभा में जली साड़ी खींची गई थी, कुछ अलग था क्या? तो घटनाएं हमेशा वही होती है, नई नहीं होती एक भी घटना, क्योंकि मनुष्य वही है, मनुष्य वही दोष है उसमें, वही गुण है उसमें, तो घटनाएं वही होंगी। उसका वर्णन तो आना चाहिए, लेकिन वास्तविकता, प्रगतिशील और यथार्थ के नाम पर अगर हम इस प्रकार का वर्णन करेंगे कि उसके प्रति घृणा नहीं उपजेगी, उसकी जगह हम जो बाकी लोग हैं उनको अपमानित करने की कोशिश करेंगे, उसका महिमा वर्णन करेंगे। जैसे आतंकवादी है तो उस अपन ये लिखते कि वो आतंकवादी क्यों बना। अरे हमें क्या करना, वो आतंकवादी क्यों बना? उसके कारण जिनकी हत्या हुई है उनको क्या कष्ट हुआ वो तो देखो। आज जब फांसी दी जाती है, वो कौन चटर्जी था, तब उसके माता पिता दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे, माता पिता दुख है और उसको फांसी दी जा रही है, उसके बच्चों का क्या होगा। लेकिन उसने जिस 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था उसका क्या हुआ?
उसके माता पिता का कौन सोचेगा? तो ये जो समाज में हम जो लिखते हैं उसमें से बुराई का महिमा मंडन नहीं होना, बुराई का वर्णन हो और ऐसा हो कि लोग उसके प्रति घृणा करें। एक प्रेमचंद की कथा है नमक की दरोगा। तो नमक का दरोगा पढ़ने के बाद सबको लगता है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो साहित्य में से ये आना चाहिए, तभी उसका भाव साहित्य वो है। तो साहित्य के धर्म में ये है कि उसमें से लोगों को सख्त प्रेरणा मिलनी चाहिए, बुराई का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लोगों को जीवन की दिशा प्राप्त होनी चाहिए। रामायण परिषद के लोगों को लगता है कि हमें अच्छा सीखने को मिला। आज़ादी के कुछ साल बाद एक विशेष विचारधारा प्रचलन में आई जिसने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया और कला, संस्कृति, रंगमंच सभी क्षेत्रों ने उस विचारधारा को कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की। हालांकि आज उस विचारधारा की लोकप्रियता कम है, उससे कम लोग प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है आज़ादी के कुछ सालों में, आज़ादी के बाद में कुछ सालों में प्रभावित हुई। तो इस बारे में आपकी क्या विचार? उस समय देश हमारा आजाद हुआ था और देश का जो नेतृत्व था वो इस साम्यवादी, प्रगतिशील, जनवादी विचारधारा से स्वयं प्रभावित था और वो खुद विदेश में पढ़ा था। इस कारण उसको लगता था कि हमारी जो दुर्दशा है उसका कारण हमारा साहित्य है, हमारी कला है, हमारी संस्कृति है। और इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस में सारे बड़े राजनेता, पत्रकार थे जो साहित्यकार भी थे, लेकिन उन सबको एक तरफ और पूरा का पूरा उन्होंने ऐसी विचारधारा के लोगों के हाथ में दे दिया। तो उनको अगर उस प्रकार का साहित्य तैयार कराना था तो इन लोगों को एक तरफ करना जरूरी था जो पहले से प्रस्तापित थे, उनको तिरस्कृत करना भी जरूरी था, दूर रखना भी जरूरी था। और ये तब होता है जब नए लोग खड़े होते हैं, जगह तो खाली नहीं रहती। तो इसलिए उन्होंने साहित्य के जो मानदंड होते हैं, जैसे कविता है, आज हर कोई कविता लिखता है, लेकिन स्वतंत्रता के पहले कोई कविता लिख नहीं सकता था। अगर आपको अलंकार नहीं मालूम है, अगर आपको छंद नहीं मालूम है, आपके पास शब्द नहीं है, आप कविता कैसे करेंगे? तो उन्होंने पहली आवश्यकता की कि इन सारे के सारे नियमों को हटा दिया, लिखो। क्योंकि तुरंत अगर साहित्यकार चाहिए तो वो तो खेल के नियम लागू करके तो हो नहीं सकते थे तैयार। तो उन्होंने उसके लिए सारे नियम हटा दिए और अपने साहित्यकार खड़े किए, जो थे उनको तिरस्कृत किया, जो ये थे उनकी वाहवाही, पुरस्कार, सम्मान दे देकर उनको स्थापित किया। और उनका रचना जीवन में दो प्रकार का जीवन जीने वाले मनुष्य हैं, एक अपने लिए जिसको भोगवादी कहते हैं और एक आध्यात्मिक। भाई हमको जीना है, लेकिन जब दूसरे भी सुखी होंगे तब हम जी पाएंगे, उनकी मान्यता होती है। हमारा साहित्य इसके लिए था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। उनका साहित्य सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए था कि जो योग्य होगा वो लड़ेगा। और दुनिया में हम हैं, एक ही जीवन मिला है, जितना भोगना है भोग लो। उसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था खड़ी की, उसी प्रकार का साहित्य उन्होंने खड़ा किया। तो उसकी पूरी दुनिया में आवश्यकता रही नहीं। जहाँ जहाँ वो विचारधारा सत्ता में आई, वियतनाम है, रूस है, चीन है, सब जगह वो असफल हो गई। हमारे देश में भी सब जगह वो छाए हुए थे, सब जगह से वो बाहर हो गए। इसलिए साहित्य भी कमजोर और ये सब पड़ता जाएगा, उनको मानने वाले भी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन इन 60 सालों में जिनको स्थापित कर दिया गया है, जब तक वो है, तो जो नई पीढ़ी आ गई है दो, उन्होंने तो मैथिली शरण गुप्ता का नाम नहीं सुना, उन्होंने इनका ही नाम सुना है। तो जब तक अच्छे साहित्यकारों के बारे में जानकारी नहीं पहुंचेगी, अच्छा साहित्य लिखने वाले नए लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक नई पीढ़ी के सामने ऐसा अच्छा साहित्य और अच्छे साहित्यकार नहीं आएंगे। तो उनकी पूजा होती रहेगी, नया साहित्य नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो समझ गए कि उसको लिख तो रहा नहीं है। लिखो, छापो, बांटते फिरो थैले में रखकर।
आप एक बहुत बड़े भारत के ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक संगठन अखिल भारतीय साहित्य परिषद है और उसके आप राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर शहर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में साहित्यिक संगठन खड़े हो गए हैं। तो ये साहित्यिक संगठन जो है वो व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति के लिए है या सही में साहित्य की सेवा कर रहे हैं, इस बारे में क्या मतलब? ये सवाल आपका बड़ा एक दृष्टि से ऐतिहासिक भी कहना पड़ेगा जी कि हमारे देश में जितनी साहित्यिक संस्थाएं थी, जी प्रयाग की हो, वाराणसी की हो या प्रकाशक हो, ये सब साहित्य की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए ही खड़े हुए थे। जी जैसे एक समय का याद हो तो हमारे देश में स्कूल बनाए इसलिए जाते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे और गांव का कोई सेठ या धनिक व्यक्ति, कोई किसान जमीन देता था, धनिक व्यक्ति पैसा देता तो स्कूल बन जाता था। तो शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल बनते थे वो। आज काय के लिए बनते हैं? पैसा कमाने, व्यापार के लिए। ऐसा ही कुछ साहित्य में भी हुआ है कि साहित्य एक व्यवसाय हो गया, प्रकाशन भी व्यवसाय हो गया, ये भी सारा हो गया। तो जो संस्था, बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जिन्होंने देश में बहुत बड़ा काम किया, उस समय हिंदी लोगों को पढ़ाई सिखाई, वहाँ से डिग्री मिलती थी, उसके आधार पर लोग मास्टर बने, विशेषकर विधवा महिलाएं को विद्यालय में मास्टरी की नौकरी उसमें मिलती थी, वो सब बंद हो गया। आज की तारीख में जैसा आज जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो साहित्यिक संस्थाएं नहीं है, वो व्यक्तिगत संस्थाएं। किसी एक विशेष साहित्यकार की उसका गुणगान, उसका महिमा वर्णन, उसकी जय जय करने के लिए जैसे एक नेता अपना समूह लेके चलता है, ऐसा ही वो है। उनका साहित्य से कोई संबंध नहीं। अगर किसी शहर में आप सारी संस्थाओं के प्रमुख को बुला करके कोई कार्यक्रम करना चाहें और 50 संस्थाएं हैं तो 50 लोग भी वहां नहीं आएंगे, वो खुद भी नहीं आएगा, क्योंकि साहित्य से संबंध ही नहीं है उनका। उनका संबंध पद प्रतिष्ठा सम्मान इतने से है, उनको करना क्या तुम्हारे साहित्य से। तो साहित्यिक संस्थाएं आज व्यक्तिगत है। और जो पुरानी अच्छी थी, गांधी जी ने प्रत्येक प्रदेश में हिंदी प्रचार समिति बनाई थी, तो उन्होंने प्रचार का काम किया, सब जगह हिंदी पहुंचाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे लोग खड़े हुए, केरल में लोग खड़े हुए, आज अगर वहाँ जो कुछ भी हिंदी है उसमें उसका 100% योगदान है। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आपने विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी प्रमुखता से सहभागिता की है, आपने दुनिया के कई देश देखे हैं, तो भारत के बाहर दुनिया में भारतीय भाषाओं की, खासतौर पर हिंदी की क्या स्थिति है और क्या भविष्य? आपके इस प्रश्न से मैं सहमत कतई नहीं हूँ। हिंदी का अच्छा या बुरा जो होगा वो हिंदुस्तान में लोगों के हिंदी उपयोग करने या न करने से होगा, विदेशों में करने से नहीं होगा। अगर मान लो कल दुनिया के सारे सब जगह स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने लगे और हमारे यहाँ अंग्रेजी चलती रहे, हिंदी खत्म हो जाए, आप उत्थान कैसे करेंगे? उसकी मूल आवश्यकता हिंदुस्तान में हिंदी के प्रति स्वाभिमान, अपनी भाषा, केवल हिंदी नहीं, मातृभाषा। भारत की सारी भाषाएं खत्म हो रही हैं, इसलिए भारत की सारी भाषाओं के प्रति स्वाभिमान होना, उसमें बोलचाल होना शुद्ध, उसमें पढ़ाई होना और घरों में व्यवहार होना, ये जरूरी है। ये अगर होगा तो हमारी भाषाएं बचेंगी, हिंदी स्वाभाविक रूप से बचेंगी। और फैशन के तौर पर हम शब्दों के प्रयोग करते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम किसी से नाराज होते तो तुम कहते इडियट, लेकिन हमको ऐसा लगता है इडियट का है तो हमने बड़ी गाली दे दी, तो ये फैशन का एक भाव आ गया। हम कहते हैं सॉरी, फैशन का, हम कहते हैं लेट आए हैं, बढ़िया शब्द है, विलम्ब है। हम कभी नहीं कहते कि तुम्हारा घड़ी समय क्या हुआ, अपने क्या कहते हैं टाइम क्या हुआ। तो ये जो एक फैशन के तौर पे हमने चालू किया, नेताओं के अपने लाभ हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के अपने लाभ हैं, लेकिन वो लोग भी जब चुनावी सभा में हिंदी में भाषण देते हैं, कलेक्टर अगर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति कलेक्टर बनता है और उसकी भोपाल में नियुक्ति होती तो उसको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा,
तब वो करता है, तब विरोध क्यों नहीं करता वो? सही है। तो अपने देश में हम जितना सम्मान अपनी मातृभाषाओं को देंगे तब उसका सम्मान विश्व में होगा। हम अपने यहाँ संस्कृत पढ़ ही नहीं रहे, दुनिया क्यों पढ़ेगी उसको? और हमारे यहाँ का आदमी बाहर जाता है तो अंग्रेज जो संस्कृत की किताबें अंग्रेजी में हुई थी, अब उसका हिंदी हो रहा है या अंग्रेजी हो रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। मजा ये है कि हमारी किताबों का अनुवाद हुआ, अब उसका फिर पर अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। सीधा संस्कृत पढ़ना। उपनिषदों को आधार बनाते हुए विदेशी चिंतकों ने किताबें लिखी हैं और उनको वो भारत में बेचते हैं। तो लेकिन भूमंडलीकरण ने हिंदी भाषा को मजबूत करने में सहायक रहा ही नहीं, इस विषय में। देखिए, भूमंडलीकरण एक प्रकार का अपरोक्ष बाजारवाद है। भूमंडलीकरण में स्थानीय विशेषताएं होती है, वो खत्म हो जाती है ना। जैसे भूमंडलीकरण में सब जगह उन्होंने कोका कोला का प्रचार कर दिया, तो आपको हर रेलवे स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर गांव में कोका कोला मिल जाएगा, चिप्स मिल जाएंगे, ये मिलेंगे। लेकिन वो उस गांव की जो विशेषता थी पहले क्षेत्रीय, हाँ, कि आज पिताजी कहाँ से आ रहे हैं, बरखेड़ा से आ रहे हैं तो वहाँ का पेड़ा लेकर के आएंगे। आज कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ के आ रहे हैं तो बेर आएंगे हमारे यहाँ। छोटी चीज बड़ी चीज हो गई। इनके कारण जो विशेषताएं थी वो सारी वो खत्म होगी। वो खत्म होगी तो उसके साथ उसका उद्योग व्यापार खत्म होगा, उसको बनाने वाले, उसकी कलाएं खत्म हो जाएंगी। तो भूमंडलीकरण का अर्थ ये नहीं है, लेकिन भूमंडलीकरण में सबको स्थान नहीं है। भूमंडलीकरण में वही रहेगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छा साबुन गंगा बना था, आज कहाँ है? नहीं है। पहले हर घर में साबुन बनता था, अब नहीं बन रहा, तो हम वो 20 रुपए की साबुन की भट्टी खरीद रहे हैं। भूमंडलीकरण का बाजारवाद का ये प्रभाव है। इसमें चीजें हम पर थोपी जाती है और उसमें चीजें हम खुद स्वीकार करते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और भूमंडलीकरण और बाजारवाद में वो चीजें हमें चाहिए नहीं चाहिए थोपी जाएगी। हमने ऋण खरीदा, साल भर बाद उन्हें का बिक्री कम हो गई, उनका तीनों पाल युक्त 2 रुपए कीमत बढ़ाई दी, तो उसमें क्या एक बट्टी में 2 रुपए का तीनों पाल पड़ा था। फिर 6 महीने बाद नींबू युक्त, नींबू डालते हैं उसमें, नहीं डालते, लेकिन वही 8 रुपए वाली बट्टी 12 रुपए की होगी। आज बच्चे हैं ये पिज्जा बर्गर ये सब खाना चाह रहे हैं, वो आधों को तो पता ही नहीं है वो बनते कैसे हैं, लेकिन क्यों खाना है उनको? क्योंकि देख रहे हैं विज्ञापन। उनको ये पता नहीं कि 2 दिन पुरानी ब्रेड बनी हुई फैक्ट्री के हम आज खा रहे हैं, लेकिन माँ ताजी रोटी देगी तो नहीं खाएगा वो। भूमंडलीकरण बाजारवाद में ये सब होता है, इसलिए वो कभी भी स्थानीय हित का नहीं और कलाओं के लिए, विशेषताओं के लिए लाभप्रद नहीं होगा। मतलब हाँ, टेक्नोलॉजी में और इन सब में अगर हम उसका उपयोग करते हैं कि हम जो करते हैं उसमें गति आए, आसानी से कर सके, इसके लिए हम उसका जितना उपयोग करेंगे कर सकते हैं। जैसे मोबाइल आया, ठीक है, कार आई, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से हम तेजी से जाकर पान के ठेले पर खड़े होने के लिए अगर 100 किलोमीटर वाली मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। कहते भी है ना कि यदि किसी संस्कृति को संभालना है तो वेशभूषा, भाषा और भोजन, 3 का संरक्षण बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। इसी तारतम्य में आप हमारे जो युवा लेखक हैं, नए नवोदित लेखक साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जिस चीज में स्व लगा है जी, उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए अगर शुरुआत कहीं करना है तो वह स्वरूप से करनी पड़ेगी। आज पूरा विज्ञापन जगत और व्यापार जगत काय पे छाया हुआ है? स्वरूपों के ऊपर। मतलब टीवी देखेंगे तो लगेगा जैसे बाल, क्रीम, पाउडर, साबन, इनके अलावा जीवन है ही नहीं। हमारे यहाँ स्वरूप सुंदर की बात की गई। अगर आपका स्वरूप सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है, तो आपके पास कोई 4 मिनट नहीं बैठेगा। अगर आप अहंकारी हैं, घमंडी हैं, तो आप पैसे वाले हैं कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, कोई मतलब नहीं।
माँ कैसी भी हो, कोई नहीं पूछता मेरी माँ गोरी है कि सफेद है। माँ है वो सुंदर है क्योंकि वो हमसे प्रेम करती है। बहन है सुंदर है, हमसे प्रेम करती है, तो उसमें स्व लगा है। तो हमारे यहाँ स्वरूप की बात नहीं है, हमारे यहाँ स्वभाव की बात है ना। तो संस्कृति है, स्वभाषा है, तो जिस जिसमें स्व है वो हमारा जिसमें होगा साथ में तो ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित किया। साथियों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।